बैठो बस। मुझे भी यही परेशान है ना भाभी। मेरा बच्चों का सर है, बाप का साया भी नहीं है। बस दानिश ही उन लोगों का भाई है। हाँ माया, हमारा भी कौन है तुम्हारे सिवा जिनसे अपना दुख दर्द बांट लेते हैं हम। रोशन बेटी, इस डब्बा में क्या लाई हो? गुलाब जामुन है। आज गीता को देखने लोग आ रहे हैं ना। भाभी, इतनी बीमार में क्यों तकलीफ करें? बहुत दिन हुआ है आपके हाथ का गुलाब जामुन खाके। लड़के वालों से कहना ये मिठाई गीता ने बनाई है। इससे लड़के वाले खुश भी हो जाएंगे और गीता को पसंद भी कर लेंगे। दुआ करो भाभी, गीता को भी ऐसा लड़का मिला जैसा सरता का मंगेतर सुरेंद्र। हाँ माया, सुरेंद्र तो हीरा है, हीरा, लाखों में एक है। इतना खुश मिजाज, इतना हैंडसम। हमारी सरिता बड़ी किस्मत वाली है। और उसका लाखों का बिजनेस भी है। मेरा सरता था, उसका घर जाके राज करेगी, राज करेगी। वो महारानी है कहाँ और आजकल किसके दिल पर राज कर रही है? अपना कमरा में बैठकर स्टडी कर रही है। जाकर देखती हूँ क्या स्टडी कर रही है। रोशन बेटी, पहले डाइनिंग टेबल देखना ठीक है कि नहीं, बाद में गीता को अच्छा तरह मेकअप करके तैयार कर दो। हाँ बेटा, पिछली बार जो लोग गीता को देखने आए थे ना, वो ये कहकर चले गए थे कि लड़की का रंग कुछ कम है। तो आपने उनसे ये नहीं कहा कि आपने अपनी सूरत आईने में देखी है? लड़की वालों को ये सब सहना पड़ता है बेटी। आखिर कब तक लड़की होने की सजाएं हमें मिलती रहेंगी? वो हर बार गीता को ठुकरा के चले जाते हैं और आप फिर थाली में रसगुल्ले सजाकर उनके सामने पेश कर देते हैं। रोशन, भाभी, वो लोग 5 लाख रुपए खत्म मांग रहे हैं। क्या 5 लाख रुपए? इतने रुपए कहाँ से आएंगे? सरता के मंगेतर सुरेंद्र कह रहा है कि गीता की शादी मैं कर दूंगा, आप फिक्र ना करो। अच्छा, तुम, मैं डर गई। तो पूरी तरह कहो ना, किससे डर रही हो आजकल? मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। पहले मुझसे झूठ बोलती थी, अब खुद से भी झूठ बोलने लगी। तुम्हारी मम्मी कह रही थी सरिता सुरेंद्र के महल में खुश रहेगी, राज करेगी। मैं अपने आप से झूठ बोलती हूँ, लेकिन रोशन तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैं क्या करूं? वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता, मुझे चारों ओर से घेर चुका है। बस करो ये एक्टिंग करना। ये दानिश भैया की कहानियों के डायलॉग मत बोलो। अब आगे कहोगी मैं बेबस हूँ, मैं कमजोर औरत हूँ, वो मर्द है इसलिए उसका हुक्म मानना पड़ता है मुझे, वो नर्क में ढकेलेगा और तुम गिर जाओगी। रोशन, अगर सुरेंद्र को मुझ पे शक हो जाए तो मैं नर्क में गिर जाऊंगी। ज्यादा एक्टिंग मत करो। कोई मर्द किसी औरत के साथ ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर सकता जब तक कि औरत न चाहे। और तुम कोई मोम की गुड़िया नहीं हो कि तुम्हें जहां जहां मोड़ दिया। हाँ, कैसी लग रही है? बहुत बुरी लग रही हो। ये जेवर उतार के फेंक दो, अपने चेहरे से मेकअप उतार दो और जाकर पूछो उस लड़के से कैसी लग रही हूं मैं और क्या दाम लगाओगे तुम मेरा। आप ऐसा क्यों कह रही है? मैंने इतनी अच्छी साड़ी और जेवर पहने हैं, और क्या करूं मैं? चली गई।
और कोई रास्ता भी नहीं है इसके पास। 5 लाख कैश, इतनी ज्वेलरी और साथ में एक लड़की, तो आने दो। अब इसे जला देंगे या बालकनी से फेंक देंगे। अपनी तलाश में जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है, मेरा वोट उसी को। मेरा वोट कांग्रेस को। तो क्या मोदी जी आप दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं? देश की जनता सरकार बना रही है, मोदी नहीं बना रहे हैं। कि लोगों को आपसे जो भारी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, इनको आपका क्या कोई रोड मैप, कोई विजन, कोई प्लान? वोट बैंक की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति ही भारत के लिए श्रेष्ठ है। ये हमारा कमिटमेंट है, सबका साथ, सबका विकास। समाज में एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है आस। मुझे यकीन है कि आराइश जमाल के बाद तुम्हारे हाथ से आईना गिर गया होगा। आस पेश करते हैं इबादत महफिल रूहानियत। अच्छा सिया दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। अच्छा सिया दिया तूने मेरे प्यार का। अताउल्लाह खान साहब की रूहानी महफिल अब आप सबके सामने है। ईटीवी उर्दू हमेशा से ही संगीत की मार्फत दिलों की दूरियां कम करने की कोशिश करता रहा है। यह महफिल, यह प्रोग्राम इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आप सबको बहुत पसंद आएगा और आगे भी ईटीवी उर्दू के दर्शक हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और संगीत की मार्फत हम दिलों की दूरियां कम करने का अपना प्रयास जारी रखेंगे। आस पेश करते हैं इबादत महफिल रूहानियत 3 मई रोज शनिचर रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। या ऐ खुदा इतनी मुझे दे परवाह, पहुंचूं अजमेर करूं जियारत गरीब नवाज। अजमेर जाना आपकी ख्वाहिश, जियारत गरीब नवाज आपकी आरज़ू, उसमें शिरकत आपकी तमन्ना। ख्वाजा गरीब नवाज के लाखों अकीदतमंदों के लिए ईटीवी उर्दू की खुसूसी पेशकश। उर्से गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का लाइव टेलीकास्ट 5 रजब रात 10:30 बजे से सुबह 4 बजे तक और 6 रजब सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अपनी तलाश में मैंने ये गुनाह क्यों किया? बेवकूफ औरत की तरह, एक कमजोर औरत की तरह उस मर्द की हवस का शिकार बन गई। हाँ, मैं हूं एक कमजोर औरत। सदियों से कमजोर औरतें मर्द की हवस का शिकार बनती आ रही हैं, खिलौना बन गई हैं। और मैं भी एक कमजोर औरत की तरह उस मर्द की हवस का शिकार बनी हूं। अब मेरा क्या होगा? क्या मुंह दिखाऊंगी मैं दुनिया को? थू थू करेगी दुनिया मुझ पर, मेरी अम्मा पर, मेरे परिवार पर, सब थूकेंगे। ये समाज के सामने मैं सर उठा के चलने के लायक नहीं रही।
मुझे सारी जिंदगी सर झुकाकर चलना पड़ेगा। ये कैसा पाप कर बैठी हूँ मैं? कैसे दलदल में फंसा दिया है मैंने अपने आप को। क्यों नहीं मैं समझ सकी उसकी नीयत को। लेकिन क्या ये मेरा कसूर है? मैंने तो विनय को सच्चे दिल से प्यार किया था। क्या ये मेरा कसूर है? ये तेरा ही कसूर है सरिता। तूने भोले भाले सुरेंद्र के प्यार के साथ खिलवाड़ किया है, धोखा दिया है उसे, अपनी अम्मा को, दुनिया को, सबको धोखा दिया है तूने। कोई रास्ता सुझाई नहीं देता, मैं क्या करूं? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? क्या करूं? क्या करूं मैं? तेरा कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो लड़की पसंद है। रही बात लेने देने की, वो भी ठीक है। लेकिन माँ, लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। अरे बेवकूफ, ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की आएगी तो सर पर बैठ जाएगी। और हाँ, लड़की की बहन का होने वाला पति फॉरेन रहता है। लेकिन माँ, लेकिन वेकिन क्या? अब हमारे घर के हालात ऐसे नहीं है कि तुझे कोई राजकुमारी मिले। तू एक बेरोजगार है। तुझे गीता जैसी लड़की तो क्या, गांव वाले भी लड़की देना पसंद नहीं करेंगे। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। ऐसे तो मत बोलो माँ। मुझे यकीन है शेखर भैया अपनी मंजिल एक दिन जरूर पाएंगे। और भैया, अम्मा की बात भी सही है। गीता एक अच्छी लड़की है, सुंदर है, सुशील है और अपने संप्रदाय के हिसाब से चलने वाली लड़की भी है। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती है। मेरी बात मानो तो आप चुप रह जाओ। और अम्मा, शादी की तैयारियां कब से शुरू कर रही हैं आप? हाँ, माया जी से बात की थी। कह रही थी वो ज्यादा धूमधाम से तो नहीं, हाँ सीधी सीधी सिंपल सा शादी करना चाहती है। हाँ, ये बात भी सही है। खामखा पैसा जाया करने से क्या फायदा। सीधी सीधी सिंपल शादी ही ठीक है। 4 लोग उनकी तरफ से और 4 लोग हमारी तरफ से, बस हो गई शादी, और क्या। ठीक है, तो मैं फिर माया जी से बात करती हूँ। और हाँ, एक बार लक्ष्मी घर में आ जाए फिर तो लक्ष्मी ही लक्ष्मी नजर आएगी घर में। ये देखो, हमारे शादी का बाद पहले बार तिरुपति दर्शन के लिए गए थे। वहाँ तुम्हारा नाना ने दिलाया था। पहन लो बेटी। ना अम्मा, अच्छा लगता है तुम पर, पहना करो ना। नहीं बेटे, अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी। ये देखो बेटे, ये अंगूठी तुम्हारा नाना ने पहले बार पहनाए थे। अम्मा, कितनी अच्छी है ये। आजकल ऐसे डायमंड कहाँ मिलते हैं? तुम्हारा नाना को ज्वेलरी, साड़ियाँ बहुत शौक था। वो बहुत खरीद के लाते थे, इसलिए घर में इतना ज्वेलरी, इतना साड़ियाँ इकट्ठा हो गए। मगर आप तो पहनते ही नहीं हो अम्मा, इन्हें पहना करो ना, नाना की आत्मा भी खुश हो जाएगी। औरत की सुंदरता मर्द के दिल में होती है। वो अपनी नजरों की ज्योति से हमें उजाला देता है। पता है, शादी का नाम से मैं बहुत डर जाती थी। समझ में नहीं आता, एक अनजान मर्द मेरा पति बनेगा, वो कौन होगा, कैसा होगा। और शादी का बाद भी तुम्हारा नाना से बहुत डरती थी।
और कई महीनों तक शर्म के मारे मैं उनसे ठीक से बात भी नहीं करती थी। तब तो नाना आपसे खफा हो जाते होंगे कि आप उनसे बात ही नहीं करती हैं। नहीं बेटे, मर्दों को ऐसे बातों पर और प्यार आता है। उन्हें यकीन हो जाता है ना, ये लड़की दूसरा मर्द को बुरी नजर से नहीं देखी है ना? अम्मा ये साड़ी आप किसे देंगी? लो, आज मैंने पूरा ज्वेलरी साड़ियाँ तुम दोनों के सामने डाल दिए। अब तुम दोनों बहना मिलके चलो। मगर अम्मा ये सब आपके ऊपर भी तो कितना अच्छा लगता है। हाँ, तुम्हारा डैडी को बहुत शौक था मुझे अच्छे कपड़े पहनाना है। वो जहाँ भी जाए ज्वेलरी खरीद के लाते थे। अम्मा आप तो बिल्कुल प्यारी सी गुड़िया जैसी लगती होंगी। मैं कभी 2-4 ज्वेलरी उतार देती ना, तुम्हारा डैडी को बहुत गुस्सा आते थे। अम्मा इन कपड़ों के लिए, जेवरों के लिए आप सारी जिंदगी एक्टिंग करती रही। अपनी तलाश में मजदूर है भारत के मजबूत हाथ। मजदूर भाई बहनों को मिलेगी मुफ्त दवाइयाँ और इलाज की सुरक्षा, साथ में पेंशन की गारंटी भी। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। मुझे ये खौफ दे मालिक, मुझी पर है नजर तेरी। बस इतना ही नहीं काफी के सजदा कर लिया मैंने। शाम ढलती है तो होता है गरीचा रोशन, रोज हम चांद का दीदार किया करते हैं। तुम्हारे बाद सफर में कोई मजा न रहा। हर एक मोड़ पे सोचा कि लौट जाएं क्या। हमें लिबास भी सादा पसंद है नखत। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। तू भी किसी का प्यार ना पाए खुदा करे। हम जिसे छू न सके उसको खुदा कहते हैं। जब जुस्तजू खत्म हो जाती है तो इंसान खत्म हो जाता है। आपकी मोहब्बत आपको हासिल हो गई तो उसकी अहमियत खत्म हो गई। सारी जिंदगी उसके पीछे मैं चला जा रहा हूँ और मेरी मंजिल है वो आगे आगे चली जा रही। तू दर बदर की ठोकरे खाए खुदा करे। अजीम गुलकार अताउल्लाह खान के साथ प्रोग्राम एक मुलाकात 3 मई बरोज हफ्ता रात 8:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अम्मा इन कपड़ों के लिए, जेवरों के लिए आप सारी जिंदगी एक्टिंग करती रही। सरिता, ये कैसे बात करती है? देखो, तुम दोनों अच्छे तरफ से सुन लो। पति परमेश्वर होता है, औरत गीली मट्टी होती है। कुमार के हाथों में जिस रूप में बनना है उस रूप में डाल देता है। अम्मा, और अगर औरत अपना अलग रूप बनाना चाहे तो? इसलिए कहते कि लड़कियों को ज्यादा न खोखड़ाओ, फिर वो अपने आप को आजाद समझने लगती है, भूल जाती है कि जंजीरों में जकड़ी हुई है। अम्मा, इन जंजीरों को फिर कौन तोड़ेगा? जो औरत इस बंदिशों को तोड़ना चाहती है उसको धरती पे समा जाना पड़ता है। इज्जत पर दाग लग जाए तो उस औरत को जमीन की गोद में भी जगह नहीं मिलती है। सरिता, गीता, तुम दोनों एक बात अच्छी तरह से समझ लो। पति परमेश्वर होता है, वही देवता है। जब वो रुलाने लगे
रो लो, हंसा ना लगे, हंस लो, बस फिर वो तुम्हारा बन जाएगा। मगर यही बात क्या वो भी मेरे बारे में करेगा? उसे अपना बनाने के लिए मुझे क्या जादू टोना करना है? अम्मा, मर्द भी तो सोचते होंगे कि पत्नी को अपना कैसे बनाया जाए। नहीं बेटे, ये काम तो सिर्फ औरत ही करती है। अब मुझे देखो, ये जेवर, ये साड़ियाँ, ये घर, राज करती रही हूँ इस घर में। कैसे? मैंने अपने कान भी बंद कर लिए थे और मुंह भी, समझे? हेलो। हेलो, क्या मैं रोशन से बात कर सकता हूँ? हाँ, मैं रोशन बोल रही हूँ। जी, मैं गोविंद बात कर रहा हूँ। हाँ रोशन, मुझे आपसे ये कहना था कि अथर अभी तक हॉस्पिटल में है। उसकी तबीयत फिर खराब हो गई थी। अच्छा, फिर क्या हो गया उन्हें? वो कुछ इन्फेक्शन हो गया था और एग्जाम्स भी नजदीक आ रहे हैं, तो अगर आपके पास नोट्स हो तो प्लीज उसे दे दें। जी, मैं जरूर दे दूंगी। तो फिर मैं लेने कब आऊँ? नहीं, मैं खुद जाकर दे दूंगी। तो फिर ठीक है। ओके। हाय। 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 ये आपके लिए। शुक्रिया। यार फूल दे। क्यों? अरे देना। अरे भाई किस लिए? अरे यार कब तक हाथे पकड़े रहेगा, बात में डालना है। चल। एक्सक्यूज मी। बैठिए ना। जी। कैसे आना हुआ? गोविंद ने कहा आपको नोट्स की जरूरत है, तो मैं देने चली आई। ओह हाँ, आप अभी तक नॉर्मल नहीं लग रही। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एग्जाम के बाद क्या इरादा है आपका? यूनिवर्सिटी टॉप करने वाली है ना अब तो? जी नहीं, आजकल मेरा पढ़ाई में जी नहीं लगता। सोच रही हूँ एग्जाम होने के बाद हैदराबाद से बाहर चले जाऊं। हैदराबाद से बाहर? उस राशिद के डर से? जी, राशिद के डर से और उसकी फैलाई बदनामी के डर से। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? कहाँ तक साथ देंगे आप मेरा? मेरी बदनामी सारे शहर में फैल चुकी है। आप सिर्फ अपने बारे में सोचती रहती हैं। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये राशिद के फंदे से निकालकर आपने मुझे किस पागल में फंसा दिया? चलो। अच्छा, एक काम करेंगे आप मेरा? जी। आप जब भी यूनिवर्सिटी जाएं तो मेरे सारे दोस्तों को मेरा सलाम कहिएगा। जी जरूर। और उस पेड़ से क्या कहूँ जिसका सहारा लेकर आप घंटों किताबें पढ़ते हैं? आपको कैसे पता कि मैं उस पेड़ का सहारा लेकर किताब पढ़ता हूँ? तो फिर क्या पढ़ते हैं? एक डिक्शनरी जो मेरी समझ में ही नहीं है। पति परमेश्वर होता है, औरत गिनी मट्टी होती है। कुमार के हाथ में जिस रूप में बना है उस रूप में डाल देता है। जो औरत की बंदिशों को तोड़ना चाहती है उसको धरती पे समा जाना पड़ता है। इज्जत पर दाग लग जाए तो उस औरत को जमीन की गोद में भी जगह नहीं मिलती है। सरिता, गीता, तुम दोनों एक बात अच्छी तरह से समझ लो। पति परमेश्वर होता है, वही देवता है।
जब वो रुलाने लगे रो लो, हंसाना लगे हंस लो, बस फिर वो तुम्हारा बन जाएगा। मैंने अपने दिल की आंखों से तुम्हें वो हार पहना कर देख लिया है। बहुत सुंदर लग रही थी। क्या हुआ दीदी? गीता, क्या हुआ? चलते कितनी दूर रास्ते थक कर ठहर गए, इतना भटके हम मंजिल से भी गुजर गए, अपनी तलाश में, अपनी तलाश में। 2004 के कर्नाटक ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। तमिलनाडु की वजीर आला जयललिता ने सीबीसीआईडी को चेन्नई दोहरे धमाके की जांच का दिया हुक्म। महलूका और जख्मियों के लिए एक्सग्रेशिया का ऐलान। मुलायम सिंह कर सकते हैं तीसरे महाज की हुकूमत की क़यादत। प्रकाश करात का बयान। नरेंद्र मोदी आज सीमा आंध्रा में कई मकामात पर भारत विजय रैलियों से करेंगे खिताब। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण भी होंगे हमरा। हिंदुस्तान की तरक्की और शरह नमू में इजाफे के लिए अभी बहुत कुछ करना है बाकी। मनसूबाबंदी कमीशन की विदाई तकरीब से वज़ीर आज़म का खिताब। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं चित्तौड़ के मदनापल्ली, जहां पर बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं। हुई थी और ये भूमि है, ये रायलसीमा जिसको एनटी रामाराव ने अपने आप को दत्तक पुत्र के रूप में घोषित किया था। मित्रों, ఈ పవిత్రమైన భూమి, ఈ మదనపల్లి ప్రాంతం శ్రీ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ దీని దక్షిణ శాంతి నికేతన్ అని చెప్పి పేర్కొన్నారు. అలాగే శ్రీ అనిల్ శెట్టి గారు తమ పవిత్రమైన పాదాలు ఈ ప్రాంతంలో ప్రవేశపెట్టి విద్యా సంస్థలు స్థాపించారు. అలాగే మడవతిప్పని మహానాయకుడు స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు ఈ రాయలసీమ ప్రాంతాన్ని తన దత్త పుత్రిక స్వీకరించాడు. ఈ రాయలసీమ ప్రాంతాన్ని एनटी रामाराव हर शुभ काम भगवान वेंकटेश्वर को याद करके करते थे. ये एनटी रामाराव गाరు ప్రతి మంచి పని ఈ స్వామి వెంకటేశ్వర స్వామిని గుర్తుపెట్టుకుంటూ స్మరణ చేసుకుంటూ చేసేవారు. मेरा भी सौभाग्य रहा कि सीमांध्र के मेरे चुनाव अभियान का प्रारंभ उसी पवित्र कार्य को करने का अवसर मिला. నాకు కూడా అదృష్టం లభించింది. ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఎన్నికల ప్రచార కార్యక్రమం ఆ పవిత్రమైన తిరుపతి పట్ల నుంచి ప్రారంభించడానికి అవకాశం లభించడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. भाइयों बहनों, ये चुनाव सारे देश के लिए एक सरकार बनाने के लिए है. ఈ ఎన్నిక దేశం మొత్తం మీద ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకోవడం